हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे आईएससी क्लास 11 कॉमर्स का जो फर्स्ट चैप्टर था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसका जो बाकी का पोर्शन है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम अपने लास्ट जो हमने कल क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम अपना जो आज का पोर्शन है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने बेसिकली देखा था इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री क्या होती है। तो इंडस्ट्री जो है वो हमारा हो चुका था और फिर हमने लास्ट में देखा था कि हमारे देश में जो आजकल छोटे छोटे बिजनेसेस जो कि अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इन बिजनेसेस का क्या क्या रोल है हमारे कंट्री में, हम हमने उस चीज़ को यहाँ पे स्टडी किया हुआ था। ठीक है, कि हमारे देश में जो अलग अलग यहाँ पे छोटे छोटे जो बिजनेसेस इमर्ज हो रहे हैं तो उन बिजनेसेस का क्या क्या रोल है। ठीक है, तो अगर ऐसे कहा जाए तो हमारा यहाँ तक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। अब आज हम एकदम से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब चैप्टर नया नहीं, उसी चैप्टर का एक नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉमर्स। यस, आपने सही सुना, हम अब कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं। कि अब तक हम जो स्टडी कर रहे थे उसमें से अभी तक हमने इंडस्ट्री का पोर्शन देखा है, लेकिन कॉमर्स किसे कहते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो कॉमर्स है इसका मतलब आपका ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है वो है मीनिंग ऑफ कॉमर्स, कि कॉमर्स आखिरकार है क्या। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉमर्स का मतलब यहाँ पे आपका कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है। कॉमर्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी को कोई सामान देता है, ठीक है, एंड वो आदमी बदले में उसे कुछ पैसे देता है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इसे कुछ दे रहा है एंड ये बदले में इसे कुछ दे रहा है। तो ये जो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है इसे हम लोग कॉमर्स कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है कि कॉमर्स क्या होता है, तो बिजनेस तो हमें पता है कि बिजनेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को या तो कम दाम पे बनाना और उसे ज़्यादा दाम पे बेचना, या तो किसी चीज़ को कम दाम पे खरीदना और उसे ज़्यादा दाम पे बेचना। तो ये दो चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि कॉमर्स का मतलब यही होता है, सॉरी बिजनेस का मतलब ये होता है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ बेसिकली देखा कि बिजनेस जो है उसका मतलब दो चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि एक, या तो हम लोग कम दाम में बना रहे हैं, ठीक है, कम दाम में बनाकर ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, या तो कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों ही हमारा बिजनेस होता है कि या तो कम दाम में बनाकर ज़्यादा दाम में बेचेंगे या तो कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो पोर्शन होता है, एक द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और द बाइंग ऑफ गुड्स एंड दूसरा द सेलिंग ऑफ गुड्स। तो अगर मैं आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे बताऊँ तो ये जो पोर्शन है कि या तो हम सामान को बना रहे हैं या तो खरीद रहे हैं, ये जो पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब इस पोर्शन को बेसिकली इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे या तो सामान को बनाया जा रहा है या तो सामान को खरीदा जा रहा है, ये जो पोर्शन होता है इसे बेसिकली हम लोग इंडस्ट्री के सेक्शन में डाल देते हैं कि ये इंडस्ट्री है। लेकिन उसके बाद जब ये सामान को बेचा जाता है तो वो जो बेचने वाला पोर्शन है उसे ही हम लोग यहाँ पे कहते हैं कॉमर्स। ठीक है, मतलब खरीदने वाला या फिर बनाने वाला जो पोर्शन है उसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री और उसे बेचने वाला पोर्शन उसे हम लोग कहते हैं कॉमर्स। ठीक है, तो आज हम इस बेचने वाले पोर्शन के बारे में ही देखने वाले हैं, मतलब बिजनेस का वो हिस्सा जहाँ पे सामान को पैसों के बदले में एक्सचेंज
किया जाता है। द पोर्शन ऑफ बिजनेस इन विच द गुड्स आर एक्सचेंज्ड इन फॉर मनी, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक तो समझ में आ गया कि बिजनेस का दो हिस्सा होता है, एक या तो सामान को बनाना या सामान को खरीदना, और दूसरा उस सामान को बेचना। तो जो भी यहाँ पे बिजनेस में सामान को बनाना या फिर खरीदने वाला पोर्शन होता है वो आता है इंडस्ट्री के अंदर में, और अगर दूसरे पोर्शन यानी कि उसे बेचने के पोर्शन के बारे में अगर कंसिडर किया जाए तो वो आता है हमारा कॉमर्स के पोर्शन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमर्स इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। इट typically involves buying and selling things of value. Commerce can take place through businesses, between consumers, or between businesses and consumers. Commerce involves an exchange of value and often generates a profit for one of the parties involved. It also includes services provided by companies and other organizations that facilitate the commerce exchange. मतलब यहाँ पे सिंपली हमें तो एक बात तो समझ में आ ही चुका है कि कॉमर्स का मतलब होता है वो हिस्सा जहाँ पे सामान को एक्सचेंज करने के बारे में बात किया जा रहा है। दैट पोर्शन वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड, उसे हम लोग कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और भी एक चीज़ यहाँ पे बोल दिया गया है कि इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट फैसिलिटेट द कॉमर्स एक्सचेंज। मतलब सिर्फ सामान का एक्सचेंज उसे हम लोग कॉमर्स नहीं कह सकते हैं, उस एक्सचेंज के साथ साथ जो और भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, या मतलब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में गए, वहाँ पे ये लिखा हुआ था बाय वन गेट वन फ्री, तो वहाँ पे आपने एक मतलब हमारा मेन चीज़ यहाँ पे है क्या, हमारा मेन चीज़ है कि हम एक शर्ट खरीदेंगे, एक शर्ट हमें फ्री मिलेगा। तो ये है कॉमर्स, मतलब यहाँ पे हम शर्ट का एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि हम दुकान से गए, हमें दुकान से शर्ट मिला एंड हमने उसे पैसे दे दिए, ये है कॉमर्स। एंड इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो हमारे पास जो ऑफ़र था कि हमें एक शर्ट एक्स्ट्रा मिला, उसे भी कॉमर्स में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करवाने के लिए जो एक्स्ट्रा सर्विसेज दिए जाते हैं वो भी कॉमर्स कहलाते हैं। मतलब कॉमर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो गया सो दैट इज कॉमर्स, नो, सिर्फ वो नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज वाला पोर्शन वो तो कॉमर्स है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करवाने के लिए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसे भी हम लोग कॉमर्स कहते हैं। सो समझ में आया कि कॉमर्स किसे कहते हैं, या तो सामान को एक्सचेंज करवाना, मतलब एक किसी आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को सामान देना एंड दूसरे आदमी से पहले आदमी के पास पैसा जाना, ये एंड इसके साथ उस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए ताकि वो एक्सचेंज अच्छे से हो सके, जो और भी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं वो भी यहाँ पे कॉमर्स के अंदर में आते हैं। मतलब कॉमर्स हमारा सिर्फ एक शॉर्ट टर्म नहीं है, मतलब कॉमर्स कोई उतना छोटा कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मल लैंग्वेज में कॉमर्स का मतलब यही होता है कि सामान का जब एक्सचेंज होता है तो उसे हम लोग कॉमर्स कहते हैं। लेकिन अगर इसे एक वाइड के कंसेप्ट से देखा जाए तो सामान का एक्सचेंज हो रहा है, उसके साथ ही साथ सामान का एक्सचेंज ताकि ठीक से हो उसके लिए भी जो सर्विसेज, उसके लिए भी जो एक्टिविटीज़ की जा रही है उसे भी हम लोग कॉमर्स कहते हैं। मतलब कॉमर्स का मतलब है कि जो भी चीज़, एनीथिंग विच इज़ कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम लोग कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे समझ में आया कि कॉमर्स क्या होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो कॉमर्स तो समझ में आ गया कि एक्सचेंज हो, मतलब बेसिकली आप इतना ही समझ के रखिए कि कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस का वो पोर्शन जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज
एक्सचेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला बात है कि क्योंकि कॉमर्स जो है वो बिजनेस का एक पोर्शन है, तो एंड बिजनेस क्योंकि हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जो हमारा कॉमर्स होता है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉमर्स में होता क्या है, एक्सचेंज होता है। अब ये जो एक्सचेंज है ये तो हम कोई सोशल वेलफेयर करने के लिए करते नहीं हैं, ये एक्सचेंज हमेशा पैसे कमाने के लिए ही किया जाता है। देयर इज ऑलवेज एन अर्निंग मोटिव, पैसा कमाना ही यहाँ का मेन मोटिव रहता है, इसलिए हम इसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ ट्रेडर बाइज एंड sells and goods to earn profit and wealth. It is expressed in monetary terms. मतलब कॉमर्स यानी कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो होता ही क्योंकि पैसों के लिए है, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्स। द मोटिव ऑफ कॉमर्स इज टू अर्न प्रॉफिट। गिफ्ट्स ऑफ गुड्स टू फ्रेंड्स इज नॉट कॉमर्स। प्रॉफिट ड्राइव्स द इंजन ऑफ कॉमर्स। मतलब कॉमर्स का मेन जो चीज़ जिसके लिए कॉमर्स की जाती है, जिसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, वो है प्रॉफिट। मैं अगर कहीं से सामान ले आके किसी दूसरे को वो सामान देता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उसे पैसों के लिए कर रहा हूँगा, तो ही हम उसे कॉमर्स कह सकते हैं। अगर मैंने कहीं से कोई सामान लाया एंड मैंने उसे किसी को फ्री में दे दिया तो हम उसे कॉमर्स नहीं कह सकते। कॉमर्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि कॉमर्स हमेशा प्रॉफिट के लिए किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो हमेशा प्रॉफिट के लिए ही होता है। इसके साथ ही साथ उस एक्सचेंज को हेल्प करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो भी हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मार्केटिंग। कॉमर्स इन्वॉल्व्स मार्केटिंग। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। इट इज़ डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। मार्केटिंग इज डन टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉमर्स का मतलब सिर्फ वो एक्सचेंज नहीं है। कॉमर्स का मतलब उस एक्सचेंज के साथ साथ वो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कि उस एक्सचेंज को कैरी आउट करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्सचेंज अगर बोलेंगे तो वो कॉमर्स का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ। एक्सचेंज के साथ जो भी एक्टिविटीज़ एक्सचेंज को हेल्प करने के लिए की जाती है उसे भी हम लोग कॉमर्स कहते हैं। ठीक इसी तरीके से मार्केटिंग जो है वो भी कॉमर्स का एक इसेंशियल हिस्सा हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ सामान बेचना बड़ी बात नहीं है, उस सामान को हमेशा बेच पाना वो एक बड़ी बात है। एंड सामान को हमेशा हम तभी बेच पाएंगे जब वहाँ पे ये होगा, क्या बोलते हैं, जब वहाँ पे हमेशा मार्केटिंग होता रहेगा। तो मार्केटिंग भी कॉमर्स का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि मार्केटिंग अगर नहीं होगा तो कॉमर्स का डेफिनेशन ही अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कॉमर्स का मतलब ही है कि अलोंग विद द एक्सचेंज द एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ऑल्सो कम अंडर कॉमर्स। तो मार्केटिंग इज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी, हेंस वो भी कॉमर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। Commerce is a component of business. It deals in goods produced by industry. Industry produces and commerce disposes goods. जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कॉमर्स है वो बिजनेस का एक पोर्शन है। बिजनेस ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा टर्म है। बिजनेस का मतलब होता है सामान को बनाना या सामान को खरीदना एंड उसके साथ साथ उस सामान को बेचना। तो जो पोर्शन यहाँ पे सामान को बनाने में या सामान को खरीदने में इस्तेमाल होता है उसे तो हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं, लेकिन जो पोर्शन उसे बेचने के लिए काम आता है उसे हम लोग कॉमर्स कहते हैं। तो कॉमर्स बिजनेस का एक पोर्शन है। बिजनेस का वो पोर्शन जो कि सिर्फ यहाँ पे इस पार्ट को कंसीडर करता है कि सामान कैसे जा रहा है, सामान का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। इस एक्सचेंज को जो सब्जेक्ट मैटर बनाता है, मतलब बिजनेस का वो पोर्शन जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ये होता है, फोकस्ड होता है, उसे ही हम लोग कॉमर्स कहते हैं। ठीक है,
फिर आता है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब सिंपल, आप इतना भी ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी का सिंपल मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब इसे हम लोग कहते हैं, यूटिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन यूटिलिटी का सिंपल मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, कि मैंने कुछ किया एंड मुझे उससे खुशी हुई, तो वो यूटिलिटी कहलाता है। सेटिस्फैक्शन मतलब किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद जो एकदम से संतुष्टि होती है, उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। तो कॉमर्स जो है वो इसी संतुष्टि को करने के लिए किया जाता है। कॉमर्स क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटीज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। इट ट्रांसपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन टू क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। इट स्टोर्स प्रोडक्ट्स फॉर फ्यूचर यूज विच क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। मतलब यूटिलिटी का सिंपल मतलब अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यूटिलिटी का सिंपल मतलब तो आप बस इतना समझ के रखिए कि सेटिस्फैक्शन, कि कंज्यूमर खुश होने चाहिए, जो कंज्यूमर का जो संतुष्टि होता है वो यहाँ पे। तो अगर यूटिलिटी का बहुत ही वो एक डीप कंसेप्ट है, तो आपको ये चीज़ आप अभी के लिए भूल जाइए, मतलब जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तब तो आप इस चीज़ को मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन इस चीज़ को आप अभी के लिए इग्नोर कीजिए। आप बस इतना याद रखिए कि कॉमर्स जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जब सामान किसी एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाता है, तो जिस आदमी के पास वो सामान जाता है वो आदमी सेटिस्फाइड होता है, उस आदमी को संतुष्टि होती है, वो आदमी खुश होता है। इसीलिए कॉमर्स जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, ओके। सो ये था कॉमर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आता है कॉमर्स का फंक्शंस, कि कॉमर्स के काम क्या क्या होते हैं, कॉमर्स किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कॉमर्स का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो सामान है वो जिसके मतलब जो सेलर या फिर प्रोड्यूसर है उससे बायर के पास जाना चाहिए। मेन एक्सचेंज जो हो रहा है सामान का, वो जो है वो कॉमर्स का मेन पार्ट है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स मतलब कॉमर्स किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहला है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉमर्स को जो है बहुत जगह पे ट्रेड भी कहा जाता है, दोनों का मतलब सेम है। कॉमर्स का भी मतलब होता है सामान को एक्सचेंज करना, एंड ट्रेड का भी मतलब वही होता है। तो कॉमर्स बोले या फिर ट्रेड बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं कॉमर्स के बारे में बात करूं तो कॉमर्स का पहला फंक्शन ये है कि वो पर्सन्स का जो हिंड्रेंस होता है उसे रिमूव करता है। मतलब ये फॉर एग्जांपल ये एक फैक्ट्री है एंड यहाँ से 200 किलोमीटर दूर इसका कंज्यूमर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सामान रेडी है एंड यहाँ पे सामान को पहुँचना है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक सामान जो जाएगा ये कैसे होता है, ये कॉमर्स के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जो सामान जाएगा तो बेसिकली वहाँ पे होगा क्या, सामान का एक्सचेंज होगा। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर सामान जाएगा, 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पैसे आएंगे। तो ये जो दोनों के बीच में जो हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ एन एक्सचेंज। ये बेसिकली एक एक्सचेंज है। तो ये जो एक्सचेंज होता है इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों जो भी प्रोड्यूसर है, माने जो जिसने सामान बनाया हुआ है एंड जिसने सामान खरीदा हुआ है, दोनों के बीच में एक लिंक बैठ जाता है। मतलब प्रोड्यूसर जो है वो अपना सामान कंज्यूमर को बेच पाता है क्योंकि बीच में कॉमर्स है, बीच में एक्सचेंज है। इसीलिए प्रोड्यूसर का बनाया हुआ सामान कंज्यूमर तक जा पाता है। ठीक इसी तरीके से कंज्यूमर को जो सामान चाहिए वो उसके पास प्रोड्यूसर से सिर्फ इसीलिए आ पाता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कॉमर्स हो रहा है। तो पहला तो यही है कि अगर कॉमर्स जैसा कोई चीज़ नहीं होता, अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते,
अगर गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है वो अगर नहीं होता तो प्रोड्यूसर के पास सामान रह जाता एंड कंज्यूमर के पास वो सामान आता ही नहीं। लेकिन दोनों के पास से सामान ईजिली मूव हो पाता है। एंड ये क्यों हो पाता है? क्योंकि बीच रास्ते में कॉमर्स नाम का एक चीज़ है। कॉमर्स यानी कि जो एक्सचेंज मीडियम है वो यहाँ पे है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एंड कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक एक अच्छा लिंक बैठा रहता है। ठीक है, फिर है ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय रिमूविंग अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो कि मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक बहुत ही लंबा सा ये है, मतलब बहुत 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो दोनों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर ये जो प्रोड्यूसर है ये खुद वहाँ पे जा कर के उस सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने का कोशिश करता है तो उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उसे बहुत मुश्किलें आ सकती है। लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे कॉमर्स है। कॉमर्स का मतलब आप यहाँ पे ये समझ के रखिए कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान ले जाने के लिए जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो सारे के सारे सर्विसेज कॉमर्स के अंदर में आते हैं। तो क्योंकि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, इसकी वजह से दोनों के बीच में हम कहते हैं ना, जो कि दोनों के बीच में जो ये होता है, जो दूरी होती है, दूरी कोई मायने नहीं रखती है, दूरी का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो है वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की वजह से दोनों के बीच में जो बिजनेस है वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है एंड ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कुछ नहीं है, ये कॉमर्स है। हम जब आगे पढ़ेंगे कि कॉमर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, आप पहले में देखेंगे कि ट्रेड के बारे में बोला गया, फिर दूसरे के बारे में देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला गया है, फिर वेयर हाउसिंग है, फिर बैंकिंग है, फिर इंश्योरेंस के बारे में। तो ये सब कॉमर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये सब कॉमर्स के अंदर में आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉमर्स का मतलब दो चीज़ होता है, एक उस सामान का एक्सचेंज एंड दूसरा उस सामान का एक्सचेंज को पूरी कैरी आउट करने के लिए जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होती है, वॉट एवर थिंग्स आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू कैरी आउट द स्मूथ ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए जो भी काम होता है वो कॉमर्स के अंदर में आता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी स्मूथ ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग जो है वो भी स्मूथ ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है, बैंकिंग जो है वो भी स्मूथ ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है, इंश्योरेंस जो है वो भी स्मूथ ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है। तो अब हम यहाँ पे या तो ये बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली कॉमर्स का है, ये एक पार्ट है। तो चाहे ट्रांसपोर्ट हेल्प करे या कॉमर्स हेल्प करे, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है। तो प्लेस का हिंड्रेंस मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई इतना डिस्टेंस है तो क्या फ़ायदा सामान बना के, सामान जा ही नहीं पाएगा। कॉमर्स का जो पोर्शन, जो कि ट्रांसपोर्ट पोर्शन है, वो इस बात में हेल्प करता है। फिर रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय रिमूविंग द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट्री में जो सामान है वो बन रहा है, लेकिन ये सामान जब बन जाएगा क्या तभी इसे कंज्यूमर के पास भेज देना होता है, या फिर कंज्यूमर क्या इसे ऑन द स्पॉट कंज्यूम कर लेता है? ऐसा नहीं होता है। बहुत मतलब मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा ही होता है कि सामान अगर आज बन रहा है तो वो 10-15 दिन, 1-2 महीने बाद कंज्यूमर के पास जाता है। तो उतने टाइम पीरियड के लिए सामान को कहीं पे स्टोर करके रखना होता है। एंड ये जो स्टोरिंग फैसिलिटी है ये भी कॉमर्स का ही एक पोर्शन है। कॉमर्स का जो वेयर हाउसिंग पोर्शन है वो इस चीज़ में हेल्प करता है। प्रोड्यूसर को ये नहीं सोचना होता है कि भाई जब
मैं यहाँ पे सामान बना के रख तो लूँगा, लेकिन ये सामान को कोई यूज़ करेगा 1-2 महीने बाद, तो तब तक तो सामान ख़राब ही हो जाएगा। ये चीज़ उसे सोचना नहीं पड़ता है। वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज है, तो ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सब फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो टाइम गैप होता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के, उसको ये कर देते हैं, रोक देते हैं। मतलब अब प्रोड्यूसर को ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो सामान बना के रखे या ना रखे। वो सामान बना के रख सकता है, जब तक चाहे तब तक रख सकता है, क्योंकि कॉमर्स है वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए। ठीक है। फिर है बैंक रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय हेल्पिंग द बायर्स एंड सेलर्स इन मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग देम क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि बहुत लोग मतलब स्मूथ ये करने के लिए, स्मूथ बिजनेस एक्सचेंज होने के लिए फाइनेंसिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब आप एक एग्जांपल समझ के रखिए कि एक फैक्ट्री ने बहुत सारा सामान बना करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मोबाइल फैक्ट्री के बारे में एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्ट्री में 1000 पीसेस मोबाइल जो हैं वो बनकर रेडी हैं, लेकिन इनके जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के पास ऐसा ही नहीं है कि वो इसे खरीद सके। द कंज्यूमर्स डोंट हैव मनी। तो अब कंज्यूमर के पास अगर पैसा नहीं होगा तो सामान बिकेगा नहीं, तो फिर प्रोड्यूसर के पास सामान मतलब एकदम रह जाएगा, वो सामान वेस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है उसको बहुत सारे लोन फैसिलिटी मिलते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो 1000 मोबाइल फ़ोन्स बनकर यहाँ पर रेडी हुए हैं, इनको बिल्कुल भी सोचना नहीं होता है कि ये फ़ोन बिकेंगे या फिर नहीं बिकेंगे। इस प्रोड्यूसर को पता है कि ये जो सामान है ये सामान बिक ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो भी इसके खरीदार हैं उनके पास लोन का फैसिलिटी है। तो लोन का फैसिलिटी जो कि फिर से कॉमर्स का ही एक पोर्शन है, तो वो हमेशा कंज्यूमर्स को हेल्प करता है सामान को खरीदने में, एंड ये हमेशा ही जो स्मूथ एक्सचेंज है उसे होने देता है। कॉमर्स ऑलवेज एंश्योर्स दैट फाइनेंसिंग का कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहता। ऐसा कभी भी नहीं रहता है कि कोई भी पार्टी, या तो बायर या तो सेलर, पैसों की वजह से सामान खरीद नहीं पाया है। कॉमर्स हमेशा इस बात को इंश्योर करता है कि दोनों पार्टीज हमेशा ही स्मूथ बिजनेस कर सके। ठीक है। फिर है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। अब देखिए रिस्क तो हमेशा है ही, ठीक है। आपने सामान बना कर रखा, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो पटाखे बना करके रखे हुए हैं, एंड वह पटाखे जो हैं इससे कि पहले वो मार्केट में बिके वो सारे फूट जाते हैं, तो आपका सारा लॉस हो जाएगा। तो अब अगर इस केस में इफ़ यू आर गिवन एन इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब अगर आपको इंश्योरेंस दे दिया जाता है कि पटाखे अगर फूट गए तो सारे फूटे हुए पटाखों का पैसा मैं आपको भर के दूंगा, तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग कि भाई मैंने सामान बनाकर तो रख लिया, लेकिन ये जो सामान है इसको कुछ हो गया, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर ये चीज़ जो बिजनेस हाउसेस हैं अगर वो ये चीज़ को सोचने लग गए तो कभी भी बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो ताकि वो लोग इस चीज़ को ना सोचे, तो हमेशा ही उनके पास एक इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। ऑल्दो फायरवर्क्स के केस में कभी भी इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया कि आप जो सामान बना रहे हैं अगर वो सामान को कुछ हो जाता है तो आप उस सामान को आप उस सामान को और बनाने के मूड में नहीं रहेंगे, तो इससे जो बिज़नेस है वो हैम्पर हो सकता है। तो ताकि आपका बिज़नेस हैम्पर ना हो, इसलिए कॉमर्स में हमेशा ही जो रिस्क पोर्शन है
जो कॉमर्स है उसका जो इंश्योरेंस वाला पोर्शन है वो हमेशा ही आपका मदद करने के लिए वहाँ पे रहता ही है। जो भी रिस्क आपका होगा, जो भी रिस्क उसके साथ इन्वॉल्व होगा, वो रिस्क हमेशा ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास हमेशा एक इंश्योरेंस का जो पोर्शन होता है, जो इंश्योरेंस का फैसिलिटी जो है वो हमेशा आपके पास में है। तो कॉमर्स का फंक्शन जो है वो हम ट्रेड के थ्रू देखते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू देखते हैं, वेयर हाउसिंग के थ्रू देखते हैं, बैंकिंग के थ्रू देखते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू देखते हैं। या तो आप ये लिख सकते हैं या तो आप खुद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जगह कॉमर्स, वेयर हाउसिंग की जगह कॉमर्स, बैंकिंग की जगह कॉमर्स आप वैसे लिख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि कॉमर्स के अंदर में अलग अलग चीज़ें आते हैं, एंड ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा ही इस बात को इंश्योर करते हैं कि एक स्मूथ बिजनेस जो है वो हमेशा होता रहे। ठीक है। नेक्स्ट है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब देखिए, आपने सामान बनाकर तो रख लिया, लेकिन उस सामान के बारे में अगर पब्लिक को पता ही नहीं है, अगर उस पब्लिक को पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे ये ऐसा सामान है भी, तो क्या आपका सामान बिकेगा? ऐसा इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। जब तक पब्लिक को ये बात पता नहीं चलती है कि ऐसा सामान है, तब तक वो लोग इस सामान को खरीदेंगे नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रोड्यूसर जो है वो अपने कंज्यूमर को ये बता सके कि हमारे पास ऐसा ऐसा सामान है एंड आप इस सामान को खरीद सकते हैं। तो ये भी चीज़ जो है ये कॉमर्स के थ्रू ही हो जाता है। कॉमर्स का जो एडवर्टाइजिंग का पोर्शन है वो हमेशा आपको इस बात में मदद करता है कि अगर आपको अपने सामान के बारे में जनरल पब्लिक को बताना है तो आप उसे हमेशा कर सकते हैं। यू कैन डू इट एट एनी मोमेंट। जब भी आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में जनरल पब्लिक को बताना ज़रूरी है, तो उस चीज़ को आप हमेशा कर सकते हैं। ये कैसे? क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है उसके थ्रू आप जब भी चाहे अपने कंज्यूमर्स को ये बात बता सकते हैं। ठीक है। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है जो कि है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, कि कॉमर्स के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं या फिर कॉमर्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कॉमर्स में क्या क्या आता है। ठीक है। तो अभी तक जो मैं आपको बोल रहा था कि आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग के थ्रू ये कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये कर सकते हैं, तो ये सब बेसिकली था क्या? ये सब बेसिकली कॉमर्स के ही पोर्शन थे। दीज वर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। मैं आपको फिर से एक छोटा सा यहाँ पे एक रिकैप दे देता हूँ। देखिए, बिजनेस जो है, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हमारा जो बिजनेस होता है वो दो भागों में बांटा रहता है। एक सामान का मैन्युफैक्चरिंग या फिर सामान का प्रोक्योरमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चर और प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चर और प्रोक्योरमेंट, एंड दूसरा होता है सामान का एक्सचेंज। तो ये जो मैन्युफैक्चर और प्रोक्योरमेंट वाला पोर्शन है ये तो हम कर चुके हैं, एंड इसे हमने कहाँ पे किया? इसे हमने किया ट्रेड में। ये ट्रेड में हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सचेंज पोर्शन, एंड ये एक्सचेंज पोर्शन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? ये एक्सचेंज पोर्शन को ही हम लोग यहाँ पे कहते हैं कॉमर्स। ये एक्सचेंज पोर्शन इज नोन एज कॉमर्स। ठीक है। अब कॉमर्स जो है वो तो हम समझ चुके हैं कि उसे क्या कहा जाता है। कॉमर्स का मतलब होता है या तो सामान का एक्सचेंज या तो एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने वाले जो चीज़ होते हैं, मतलब आइदर द एक्सचेंज, ठीक है, आइदर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द फैसिलिटीज विच हेल्प इन एक्सचेंजिंग। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो एक्सचेंज को हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यही दोनों कॉमर्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो मेन एक्सचेंज हो रहा है वो है कॉमर्स का मेन कंपोनेंट, एंड दूसरा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो है कॉमर्स के मेन कंपोनेंट। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसे हम लोग बेसिकली कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड। ये जो मेन एक्सचेंज हो रहा है दिस इज नोन एज
ट्रेड, इसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। एंड जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इसके अंदर में बहुत कुछ आता है। इसके अंदर में आपका ट्रांसपोर्ट आ सकता है, इसके अंदर में आपका वेयर हाउसिंग आता है, फिर इसके अंदर में आपका और भी बहुत चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर उसके बाद ये होता है इंश्योरेंस होता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो अगर हम लोग ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स की बात करें तो दो चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि या तो हम एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि जो ट्रेड है, या तो हम लोग उस ट्रेड को एड करने के लिए, उस एक्सचेंज को हेल्प करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं हम उसे यहाँ पे एड्स टू ट्रेड के अंदर में डालते हैं। ठीक है, सो देर आर टू ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एवरीथिंग दैट एड्स ट्रेड। विद इन ईच ब्रांच आर सेवरल सब ब्रांचेस दैट डिफाइन ईच वन। तो सबसे पहले हम लोग कॉमर्स का वो पोर्शन देखते हैं जो कि सिर्फ एक्सचेंज को कंसिडर करता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग वो पोर्शन देखेंगे जो कि उस एक्सचेंज को हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेड के बारे में कि ट्रेड किसे कहते हैं, मतलब जो मेन एक्सचेंज हो रहा है उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। ठीक है, सो ट्रेड is any exchange or sale of goods and services between two or more parties. There are two primary types of trade, internal and external. तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? द मेन एक्सचेंज। नॉर्मली आप ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ अगर ट्रेड होगा तो वही कॉमर्स है। एंड पहले यही माना जाता था कि अगर सामान एक्सचेंज हो गया मतलब मैंने किसी को सामान बेचा, उसने मुझे पैसे दे दिए, बस यही हमारा कॉमर्स है, यही हमारा एक्सचेंज है। लेकिन अब हम उसे अलग तरीके से देखते हैं। अब वो पोर्शन जहाँ पे सिर्फ पैसों को लेकर सामान को दे दिया जा रहा है, इसे सिर्फ हम लोग ट्रेड कह सकते हैं, इसे कॉमर्स नहीं कहा जा सकता है। तो अगर ट्रेड के बारे में बात करें तो ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब यहाँ पे जब एक आदमी दूसरे आदमी को सामान देता है एंड ये आदमी इस आदमी को पैसे देता है, तो ये जो काम हो रहा है इसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेड है ये दो तरीके का हो सकता है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक होता है इंटरनल ट्रेड एंड एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड का मतलब कि वो ट्रेड, वो एक्सचेंज, वो बाइंग एंड सेलिंग जो कि एक कंट्री के अंदर में हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल ट्रेड। द बाइंग एंड सेलिंग विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अ कंट्रीज बॉर्डर, उससे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं, जो कि हमारे देश में हो रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो मैं किसके बात, अगर बनारस में कोई साड़ी बन रहा है एंड उसे कोलकाता में खरीदा जा रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल ट्रेड, क्योंकि ये कंट्री के अंदर में ही हो रहा है। लेकिन अगर बनारस में कोई साड़ी बन रहा है एंड वो साड़ी जा कर के विदेश में बेच दिया जा रहा है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है ये समझ में आया। द ट्रेड या फिर जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्री के बॉर्डर के अंदर में होता है उसे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। दीज इंटरनल सेल्स कैन बी आइदर होलसेल और रिटेल। तो होलसेल का मतलब क्या होता है? होलसेल का मतलब होता है कि जब कोई आदमी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान खरीदता है एंड उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसे कंज्यूमर को देता है। मीन्स बाइंग इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी टू द कंज्यूमर और द रिटेलर, तो उसे हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। एंड रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो सामान होलसेलर से खरीद के कंज्यूमर को दिया जाता है उसे हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। तो होलसेल का मतलब हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि अगर एक लोगे तो
तो 20 रुपया, और अगर 100 लोगे तो 80 रुपया। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में है। लेकिन होलसेल का अगर कॉमर्स मतलब अगर बिजनेस स्टडीज़ के हिसाब से अगर उसे दिया जाए, तो अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा सामान में ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद के उसे थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ में लोगों के पास बेचते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड ऑकर्स व्हेन अ रिटेलर नहीं होगा, ये होलसेलर होगा। होलसेलर बाइज अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर इवेंचुअल रीसेल टू द कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर से जब सामान खरीद के रिटेलर को दिया जाता है तो उसे हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। एंड रिटेल ट्रेड का मतलब जब वही सामान रिटेलर से कंज्यूमर को दिया जाता है, ठीक है, जब वही सामान रिटेलर से कंज्यूमर को दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिटेल ट्रेड। ओके, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद आता है एक्सटर्नल ट्रेड, कि एक्सटर्नल ट्रेड किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब जो कंट्री के बाहर में होता है। जैसे जो बनारसी साड़ी इंडिया में बन रही है वही अगर विदेशों में भेजी जाती है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड कह देते हैं। अब जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है वो भी 3 तरीके का होता है। मतलब जब 2 कंट्रीज़ के बीच में सामानों का खरीदारी या बिक्री हो रहा है तो उसे हम लोग उसे भी 3 तरीकों से देखा जाता है। तो पहला होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट एंड तीसरा होता है एंट्री पोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के कंट्री से अपने देश में खरीदना, इसे हम लोग कहते हैं इंपोर्ट। एंड ये आपको पहले से पता भी होगा कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। जब बाहर के कंट्री से सामान हमारे कंट्री में खरीदा जाता है तो उसे हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे कंट्री से सामान खरीद के बाहर के कंट्री में हमारे कंट्री से जब सामान बाहर के कंट्री में बेचा जाता है तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। एंड एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट का मतलब होता है कि जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री से सामान तो खरीदता है लेकिन अपने कंजम्पशन के लिए नहीं, किसी तीसरे कंट्री को बेचने के लिए, तो उससे हम लोग कहते हैं एंट्री पोर्ट। यानी कि अगर इंडिया अमेरिका से सामान खरीद के चाइना को दे रहा है तो ये एंट्री पोर्ट कहलाएगा। एंट्री पोर्ट रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री इंटेंडेड फॉर सेल टू अ थर्ड कंट्री। मतलब एक कंट्री से खरीदेंगे दूसरे कंट्री को बेचेंगे। अब क्या सर ऐसा होता है? तो हाँ, ऐसा होता है। बहुत कंट्रीज ये काम करती हैं कि जैसे ऑल्दो ये मतलब उतना नहीं देखा जाता है लेकिन ये फिर भी होता है, ठीक है। काफ़ी देखा जाता है कि एक कंट्री क्या करती है कि जिस कंट्री के मतलब फॉर एग्जांपल ये जो कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री जो है ये इसकी भी दोस्त है, ये इसकी भी दोस्त है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत दुश्मनी है। तो ये डायरेक्टली से सामान देगा नहीं, तो ये क्या करता है, ये इससे सामान खरीद के इसे दे देता है। तो इसे हम लोग एंट्री पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड का पोर्शन, मतलब वो पोर्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर में फोकस्ड है, जहाँ पे सिर्फ एक हाथ से पैसा ले करके दूसरे हाथ से जो सामान है वो दिया जा रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो एक हाथ से सामान लेके दूसरे हाथ से पैसा दिया जा रहा है, इसको स्मूथली कैरी आउट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो क्या है। तो एड्स टू ट्रेड, जो कि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है कि दीज आर एक्टिविटीज दैट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड। ये लोग ट्रेड में हेल्प करते हैं। दीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग। मतलब ये लोगों कोई डायरेक्ट इस पे है नहीं, डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये लोग अगर नहीं रहेंगे तो वो काम भी नहीं हो पाएगा। तो ये लोग खुद कुछ नहीं करते, ये लोग जो हैं वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इन लोगों के होने से ही जो यहाँ पे ट्रेड है वो हो पाता है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे आता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मेन चीज़ है। Transport is the process of moving products from one location to another, where raw materials moving from a supplier to a manufacturer or finished goods moving from retailer to a consumer। मतलब चाहे किसी भी सामान का गुड्स
या फिर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज क्यों ना हो रहा हो, पहला चीज़ जो कि उसको करने के लिए चाहिए ही चाहिए वो है ट्रांसपोर्ट। विदाउट ट्रांसपोर्ट देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट जो है वो चाहिए ही चाहिए, बिना ट्रांसपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वो पोर्शन है जो कि बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। फिर अगर बात करें वेयर हाउसिंग की, तो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि जब तक सामान बिकने के लिए रेडी नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक उसे स्टोर करके रखना होता है। एंड ये जो काम होता है इसे हम लोग वेयर हाउसिंग कहते हैं, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सो distribution occurs when goods are sold from one entity to another. Manufacturers distribute to wholesaler, wholesalers distribute to retailers and retailers distribute to consumers. देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग पढ़ने के लिए तो यही पढ़ते हैं कि ये प्रोड्यूसर है एंड यहाँ पे ये कंज्यूमर है, तो सामान जो है वो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में आएगा। अब यहाँ से या तो जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान भेजा जा सकता है या तो कुरियर के थ्रू सामान भेजा जा सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में जो सामान है वो मूव हो रहा है। असली में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है उससे सामान जाता है होलसेलर के पास, फिर होलसेलर से जो सामान है वो जाता है रिटेलर के पास, एंड रिटेलर से जो सामान है वो जाता है कंज्यूमर के पास। तो ये जो सामान जो कि एक बार इसके हाथ से इसके पास, फिर इसके हाथ से इसके पास, फिर इसके हाथ से इसके पास जा रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसे ही हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। अगर ये नहीं रहा तो भी डायरेक्टली अगर हम लोग चाहें तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में सामान आ सकता है, लेकिन ये अगर हो जाता है तो सामान को ले जाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है। फिर इसके बाद होता है एडवर्टाइजिंग। भाई एक बार सामान बन गया लेकिन उसके बारे में अगर किसी को पता ही नहीं है, अगर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये सामान है क्या, तो फिर कोई मतलब नहीं है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग दैट। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। एडवर्टाइजिंग इज़ यूज्ड टू मेक बायर्स अवेयर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय सेलर्स एंड कन्विंस देम टू बाय दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है प्रचार करना कि जो भी बायर्स हैं उनको ये बताना कि भाई हमारे पास ये सामान है, आप अगर चाहें तो इस सामान को खरीद सकते हैं। तो अब अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि सामान बिक ही नहीं पाएगा। बहुत सामान होते हैं जो कि बिना एडवर्टाइजिंग के भी बिक जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एडवर्टाइजिंग चाहिए होता है। तो इसीलिए ये भी एक एड टू ट्रेड है। फिर इंश्योरेंस। अब भाई सामान जो है वो अगर फॉर एग्जांपल मैं सामान को भेज रहा था बाय ट्रक, अब मेरा सामान जो ट्रक जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, सारा सामान वहीं पे ख़राब हो गया। तो अब अगर मेरा सामान का इंश्योरेंस रहेगा तो मैं अच्छे से बिजनेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए इंश्योरेंस भी एक एड टू ट्रेड है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस अगर नहीं रहेगा तो वो सामान जा नहीं पाएगा, सामान तो फिर भी जा सकता है, वो ट्रक तो फिर भी जा सकता है, लेकिन अगर इंश्योरेंस रहता है तो एक सिक्योरिटी रहती है। इसीलिए इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। फिर अब बैंकिंग तो भाई है ही। अगर बैंकिंग नहीं रहा तो ना ही कंज्यूमर के पास उतना पैसा है कि वो अकेले अपने दम पे सब कुछ खरीद सके, एंड ना ही जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास इतना पैसा है कि वो अकेले अपने दम पे सब कुछ कर सके। तो दोनों को पैसों की ज़रूरत है, एंड ये जो पैसों की ज़रूरत है ये बैंकिंग के थ्रू आती है। तो अभी तक हमने जितने भी ये सारे जो एक्टिविटीज़ पढ़े, ऐसा नहीं है कि अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं होंगे तो सामान नहीं बिक पाएगा या फिर कॉमर्स जो है, जो ट्रेड है वो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब जो चीज़ें हैं वो रहे, ठीक है। तो आज का लेक्चर है काफ़ी हेक्टिक सा लेक्चर है। इट इज़ वेरी
मतलब बहुत कुछ सीखने को है इसमें, सब कुछ आपने पहली बार सुना होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज नहीं तो कल इस लेक्चर को आप दोबारा एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आप दोबारा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। आपने बिजनेस के बारे में पहले सुना होगा तो वो समझना आसान है, लेकिन कॉमर्स जो है वो आपने पहली बार सुना होगा। इसीलिए कॉमर्स क्या होता है इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ऑल्दो मैं यहाँ पे अभी आपको एक बार करवा ही दे रहा हूँ। देखिए, बिजनेस का दो पोर्शन होता है, एक या तो सामान को बनाना या तो खरीदना, मतलब किसी भी तरीके से सामान को अपने पास रेडी रखना, एंड दूसरा होता है उस सामान को मार्केट में बेचना। अब ये जो सामान को रेडी करना, ये जो काम है, ये बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर में आता है, एंड उस सामान को मार्केट में बेचना ये कॉमर्स के अंदर में आता है। तो कॉमर्स का सिंपल मीनिंग यही होता है कि जो भी सामान मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है, उस सामान को जब कंज्यूमर के पास भेजा जाता है, जब उसे कंज्यूमर के पास भेजकर उनसे पैसे लिए जाते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में जब गुड्स एंड सर्विसेज को पैसों के लिए एक्सचेंज किया जाता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कॉमर्स। मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज कॉमर्स। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको और भी एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी होगी कि सिर्फ गुड्स एंड एक्सचेंज को अगर कॉमर्स बोला जाएगा तो ये उतना ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ हमें ये भी बोलना होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सचेंज हो ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो भी एक्टिविटीज़ उस एक्सचेंज को सक्सेसफुली कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी है वो भी कॉमर्स कहलाता है। द एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी टू सक्सेसफुली कैरी आउट द एक्सचेंज, दैट इज ऑल्सो कॉमर्स। ठीक है, अब अगर कॉमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी की कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये पैसों के लिए किया जाता है। दूसरा कि कॉमर्स हमेशा प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तीसरा कि कॉमर्स में मार्केटिंग हमेशा एक पोर्शन होता है। चौथा कि कॉमर्स जो है वो बिजनेस का एक पार्ट है, जो कि हम जान चुके हैं कि बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, एक इंडस्ट्री एंड दूसरा कॉमर्स। एंड लास्ट होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब कि बिजनेस में जो भी मतलब यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड करें, कंज्यूमर्स को खुशी होनी चाहिए, ये काम होता है बिजनेस, ये काम होता है कॉमर्स का। फिर हमने कॉमर्स के फंक्शंस देखे कि कॉमर्स जो है वो अलग अलग तरीक़ों से, कभी अपने ट्रेड के पार्ट, तो कभी ट्रांसपोर्ट के, तो कभी वेयर हाउसिंग के, तो कभी बैंकिंग के, तो कभी इंश्योरेंस के, तो कभी एडवर्टाइजिंग के, इन अलग अलग तरीक़ों से कॉमर्स हमारी बहुत मदद करता है। कॉमर्स के बिना एक बार सामान अगर बन जाएगा तो उसे बेचना लगभग में नामुमकिन हो जाएगा। एंड अगर दूसरी बारे में बात करें तो फिर इसके बाद आता है कि ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स, की कॉमर्स के क्या क्या ब्रांचेज होते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रेड, जो कि हम जान चुके हैं जो मेन पोर्शन है वो ट्रेड ही है, लेकिन इसके साथ साथ एड्स टू ट्रेड, यानी कि इस ट्रेड को मदद करने के लिए और भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, एंड वो यहाँ पे एड्स टू ट्रेड के अंदर में आते हैं। ठीक है, सो ये रहा आज का लेक्चर। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसके हिसाब से अभी आपको कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। सो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज अगर आपने इस लेक्चर को देखा है तो देखिए, फिर जितना जल्दी हो सकता है इस लेक्चर को आप एक बार और देख लीजिए। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ।